मैंने अपनी तारीख में इससे ज्यादा सैलाब नहीं देखा। चारों तरफ पानी है। इमरान नियाज़ी से बड़ा झूठा, मक्कार और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ नहीं। नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ बीट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ मुसलसल जारी हैं। हर गुज़रते दिन नुकसानात में इजाफे की खबरें भी सामने आ रही हैं। पक्के मकानात में बसने वाले सड़कों के किनारे पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो घरों में इज़्ज़त की रोटी खाने वाले इमदाद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और इमदादी इदारे इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ मैदान में हैं। दूसरी तरफ मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत रखने वाले जनाब इमरान खान साहब अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। आज भी उन्होंने गुजरात में जलसा किया। जब हर कौमी लीडर को मुश्किल में घिरे अपने लोगों के साथ होना चाहिए, तो PTI के सरबराह हुकूमत और इदारों को ललकारने में मसरूफ़ हैं। क्या उनका ये तर्ज अमल ठीक है? इस पर आज शो में बात करेंगे। और हुकूमत को IMF से कर्ज मिल चुका है, लेकिन वो महंगाई की रफ्तार कम करने में नाकाम नजर आती है। इस वक्त मुल्क को 47 साल तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है। आज के शो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है अल खिदमत फाउंडेशन के सदर जनाब अब्दुल शकूर साहब ने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी दानियाल चौधरी कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब हैदर जमान कुरैशी साहब भी आज शो में शामिल होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सैलाब मुतासरीन से। शकूर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त कहाँ कहाँ तक आपकी रसाई हो सकी है और वहाँ मुतासरीन के क्या हालात हैं, क्या हालात उन्हें दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं तो ये सादा सी बात अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 4 सूबों में जहाँ जहाँ सैलाब है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत को अल्लाह की एक ख़ास ब्लेसिंग है कि हमारे पास वर्कर्स कराची से लेके गिलगित तक और गवादर से लेके चतराल तक मौजूद हैं। और हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें टूटी हैं, जो पानी ने घेरा हुआ है, उसके सबब से एक बड़े हिस्से तक पहुंचना अभी भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, रेस्क्यू का मरहला तकरीबन 80% समझ लें कि ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने हज़ारों जानों को बचाया। हमारे पास बोट्स भी हैं, गोताखोर भी हैं, घोड़ों पे भी लोग आगे गए हैं और जाके बच्चों और औरतों को उठा के लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां पानी बहुत गहरा है, ख़ास तौर पे सिंध के एरियाज़, तो वहां अभी भी पहुंच खासा दुश्वार है और ये एक बड़ा एरिया है। तो जो लोग तो खुश्की पे सड़कों के पास आ गए हैं, वहां निस्बतन आसानी है। बाकियों तक पहुंचने के लिए हमें मज़ीद कश्तियों की भी ज़रूरत है और बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, अब्दुल शकूर साहब, जिस तरह आपने बड़ी तफसील से बताया कि सिंध में भी आपने कहा कि बहुत आपको मुश्किलात हैं, जहाँ पानी ज़्यादा चढ़ा हुआ है वहाँ तक लोगों तक पहुँचना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ी इलाकों के बारे में बताइएगा कि क्या सिर्फ रास्तों की बंदिश ही आड़े आ रही है, या आपने जिस तरह कहा कि रेस्क्यू का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिलीफ की सरगर्मियों के लिए और दीगर मसाइल भी आपको दरपेश हैं? पहाड़ी इलाका यकीनन बड़ा दुश्वार गुजार है, लेकिन ये जो KPK का ये जो ख़ास तौर पर पिछले हफ्ते के दौरान वाक़यात हुए, तेज़ पानी के आने की वजह से एक ख़ास इलाका हिट हुआ, लेकिन बाकी एरिया निस्बतन महफूज है और वहाँ तक मदद पहुँचाना निस्बतन आसान है। चतराल के एरिए में हमारे टीमें मौजूद हैं, मदद पहुँच रही है। गिलगित के अंदर सच कोई बड़ी दुश्वारी पेश नहीं आई है, तो ये निस्बतन बेहतर है और यहाँ की टीमें बहुत फ़ाल हैं। आपको पता है ये जो है दीरबाला, उसके अंदर हमारे लोगों ने जान जोखिम में डाल के लोगों को कैसे इमारात से निकाला और ऊपर से गुजारा पानियों के। तो मैं इन सारे वर्कर्स को सच्ची बात है दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। आपकी क्या असेसमेंट है अब्दुल शकूर साहब कि इस वक्त मुतासरीन को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कार्रवाई करते हुए सोचते हैं
देखिए, 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो लाइफ लाइन है, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। पका पकाया खाना पहुंचे उन तक, साफ पानी, इसलिए कि पानी गंदला होने की वजह से अब इतनी बीमारियां फैलेंगी जिसकी कोई हद नहीं है। और तीसरा, इमीडिएटली जो चीज़ की ज़रूरत है वो उनकी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। तो हम तीनों चीज़ों में जो काम कर रहे हैं वो ये है कि पका पकाया खाना भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सैलानी भी ये काम कर रहा है, अखुवत वाले भी काम कर रहे हैं, सहारा वाले भी काम कर रहे हैं। तो अभी हमने चंद दिन पहले मीटिंग की है कि हम सारे, अगर गवर्नमेंट ना भी आए तो हम तय कर लें कि कहाँ कहाँ कौन कौन काम कर रहा है, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है अब्दुल शकूर साहब, और ये सबके जहनों में ये सवाल है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, रिलीफ की सरगर्मियां ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैसर आ सकें। क्या जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि इमदादी इदारे भी काम कर रहे हैं, आपका इदारा भी काम कर रहा है, पाक फ़ौज भी काम कर रही है, इसके साथ साथ हुकूमत भी अपने तहीं काम कर रही है, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है या फिर इसकी अभी ज़रूरत है? ये तो सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे इसी से है। हमारे जो DCO हैं, जो आमतौर पे PDMA के जिम्मेदारान होते हैं, बहुत कम मुकामात पे ऐसा है कि उनके साथ एक्सेस हो, वगरना कोऑर्डिनेशन। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि वो बुलाएंगे सबको और बताएंगे नक्शा, इसलिए कि जो मालूमात उनके पास होती हैं वो बहरहाल NGOs के पास नहीं होती हैं, तो वो इस पे रहनुमाई करेंगे और उसके नतीजे में काम होगा। तो उसकी बददिली के बाद फिर हमने अपने तौर पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तवक्को करता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर होगी। सही। अच्छा, मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा, चूँकि बहुत से लोग आपके ऊपर एतबार भी करते हैं, आपने अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि 1 अरब रुपए तक के फ़ंड्स भी आपने जमा कर रखे हैं, जो सैलाब मुतासरीन को आपने दिए भी हैं, और रिलीफ़ की सरगर्मियाँ उससे भी जारी रखे हुए हैं। अतियात की किसी किस्म की कोई कमी का सामना है, या ये पैसे काफ़ी हैं, या फिर वो लोग जो मदद करना चाहते हैं वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, और कितने स्केल पर ज़रूरत है इस वक्त पैसों की? हमारे पास जो इस वक्त तक अतियात आए हैं वो 1 अरब से ज़्यादा के हैं, तकरीबन 2 के करीब हम पहुंचने वाले हैं। लोग अतियात दे रहे हैं एक बड़ी तादाद में, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। और ये जो 2 पहले मरहले हैं जिसका मैंने तज़किरा किया, रेस्क्यू और रिलीफ का, इसमें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बाकी लोग भी काम कर रहे होंगे। जो असल मसला होगा जिस पे अरबों 100 अरबों के एतबार से काम होगा, वो है जब रिकंस्ट्रक्शन का काम आएगा, और इसमें लोगों को घर बना के देना, खेमे बना के देना उनकी आबादकारी के लिए। और फिर देखिए, बीज की ज़रूरत होगी। इस वक्त चावल की फसल तबाह हो चुकी है, गंदम बोने का मौसम जो है वो आ जाएगा और ज़मीन खुश्क नहीं होगी, और जहाँ खुश्क होगी वहाँ ज़मींदार इस काबिल नहीं होगा कि उसको वो बीज बेचारा ख़रीद सके और ये काम कर सके। सो ये कई 100 बिलियन जो हैं उसके लिए दरकार होंगे, जो यकीनन NGO के बस की बात नहीं है। हम मॉडल तो क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह इसके हवाले से, लेकिन ये है कि इस पे मैसिव सपोर्ट की ज़रूरत है, हुकूमतों बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की भी ज़रूरत है, और ज़रिए इमरजेंसी की भी ज़रूरत है। चूँकि आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का अमल जब शुरू होगा तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, और यकीनन पाकिस्तानी कौम इसमें पीछे नहीं है, अपने भाइयों की मदद के लिए वो आगे है, हमारे इदारे भी आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल शकूर साहब, आप हमारे साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। हारिस नवाज़ साहब, आपने बात भी सुनी अभी अब्दुल शकूर साहब की, आपके ख्याल में क्या इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो रिलीफ काम कर रही हैं वो काफ़ी है, या जिस तरह की तवज्जो दी जा सकती थी उस तरह अभी तवज्जो नहीं दी गई है? हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि एक तो आर्मी जो है वो अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलजोई से काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल ड्यूटी समझ के, कौम की खिदमत समझ के, और उसके लिए तमाम सूबों में इरिस्पेक्टिव के किस में सूबा है, कौन से लोग हैं, इट्स ओनली ऑल पाकिस्तानी, और इसके लिए सब काम करना भी चाहिए। मेरे ख्याल में इंतहा से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, टेंट विलेज बना दिए गए हैं,
उसके बाद आपने चीफ आर्मी स्टाफ को देखा कि वो एक दिन अगर होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, सेकेंड डे वो बलूचिस्तान में होते हैं, दैन इन KPK और उसके बाद सिंध में होते हैं। तो द होल आर्मी मीन चीफ आर्मी स्टाफ के डायरेक्शन में एवरीबडी इज़ वर्किंग विद होल आर्ट, और उसके साथ उन्होंने आपके सामने 50,000 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। तकरीबन 57,000 लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड की है। फिर रिलीफ कैंप्स कहीं किए हुए हैं, टेंटिश का विलेज बनाए हुए हैं, और इसके साथ फिर पक्का हुआ खाना दे रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट रिस्क की कमांडर, मैं देख रहा था कमांडर FCA ने कहा कि एक हेलीकॉप्टर पे उनका ब्रिगेड कमांडर भी है और एक इंडिविजुअल है जो पता नहीं कितने दिन से स्ट्रैंडेड था, फंसा हुआ था, उसको इतना रिस्क लेके हेलीकॉप्टर पे लिफ्ट किया कि ऑनेस्टली आई वाज प्रेइंग कि खुदा ना खासा कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सब करें, लेकिन हमारा वही बात है, पॉलिटिशियन दे आर वर्किंग इन देयर ओन एरियाज़, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे बात मुझे अफसोस है कि ये सबसे मुखियार हजरात से कह रहे हैं कि डोनेशन दें। मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं सुना कि उसने खुद किसी भी पार्टी की हो कि उन्होंने खुद डोनेट किया हो। अगर एक MNA MP को खरीदने नहीं, अभी पूछते हैं, हमारे पास ये आपने जो नुक्ता उठाया है, पॉलिटिशियंस मौजूद हैं उनसे भी पूछते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ तो अपील कर रहे हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज भी रिलीफ के हवाले से सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लगता है आपको कि फ़ौज को भी फंड्स में या बजट में कमी का सामना हो सकता है ब्रिगेडियर साहब? देखें, डेफिनेटली फ़ौज इस वक्त अपने रिसोर्सेज से काम कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्रुप्स के राशन से उन्होंने राशन दिए हैं, फिर मेडिकल का सारा डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, ये जो अपने आर्मी के कोटा है, जो आर्मी के लोगों के लिए चाहिए होता है, उससे वो कर रहे हैं। सारे रिलीफ कैंप कर रहे हैं। फिर आपके हेलीकॉप्टर्स कितने मूव कर रहे हैं, डेडिकेट किए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। कोर कमांडर हैं, फिर डिवीजन कमांडर हैं, ब्रिगेड कमांडर, रेजिमेंट कमांडर, और फिर टेंट विलेज बना के वहाँ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन पहले गया हुआ था, हमने भी थोड़ा सा राशन इकट्ठा किया था, देकर आए हैं। आई वॉज प्लीज टू सी किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद के ऊपर सब टेंटें लगा दिए, वहाँ काम कर रहे हैं। बट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि इस वक्त अभी चाहे जो ही पैसा आता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीज़ कर रहे हैं, इस तरह NDMA को पैसा भी दें, साथ आर्मी को अलहदा पैसा देना, बिकॉज दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, और उनकी बहुत ज़्यादा ये इस वक्त बिजी हैं। आपके सामने दूसरे ऑपरेशन भी चल रहे हैं, आपके नॉर्थ पाकिस्तान में, और यहाँ पर आपने देखा वहाँ चल रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, दहशतगर्दी है, साथ ये चल रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री, और उसके बाद बॉर्डर पर ड्यूटीज़ अलहदा कर रहे हैं। इसलिए ये अब आई एम श्योर कि चीफ आर्मी साहब ने ज़रूर डिमांड दी होगी, वो तीनों मुसल्लह अफवाज में चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के साथ मीटिंग भी हुई होगी, उस पर उन्होंने डिमांड भी दी होगी। दो मस्ट बी मेट, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है प्रोविंसेस को, उसके साथ दे हैव टू एलोकेट मनी फॉर आर्मी ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये जितने अनप्रेसिडेंटेड हैं, आई कांट इमेजिन 2010 में जो फ्लड्स आए थे, ये उससे बहुत ज़्यादा है। ये अब 2010 में पूरा सजावल डूब गया था, लेकिन अभी वो हालात नहीं है, लेकिन दादू का पूरा एरिया डिवीजन इज डाउन। तो ये देखने की बात है, इसके लिए मुखय्यर हज़रात, खैरपुर में भी बहुत बुरे हालात हैं। सियासतदान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब आपने जो सवालात उठाए हैं वो इनसे भी पूछ लेते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपके ख्याल में वफाक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म ने हर जगह दौरे किए हैं, हमने देखा है, मरियम नवाज साहिबा भी गई हैं, लेकिन वफाक के असल करने के काम बैनुल अक़वामी सतह पर आगाही था। क्या आप लोग इसमें कामयाब हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो नेशनल जो क्लाइमेट चेंज है, उसका जो डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट पाकिस्तान में आया, ये बड़ा नॉन अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह आपने कहा कि क्या हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो अपना रोल दुनिया को बताने में कि जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ उसमें पूरी उतरी है। आई थिंक कि जितना इसमें काम किया जाए कम है, और वो इसलिए कि मैं काफ़ी जगह मैंने लिखा भी, कहा भी कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स टू 1% ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड, और वेयर एज इट्स सफ़र्ड, जो सबसे बड़ा इसका जो सफ़र करने वाले मुल्कों में हम 10 टॉप ममालिक में से हैं। तो जितने भी अमीर ममालिक हैं, उनकी ओमिशन से और उनकी ग्रीन हाउस ओमिशन की वजह से हम फेस कर रहे हैं एज ए कंट्री। आज पाकिस्तान में 7,000 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्लेशियर्स के पॉइंट्स हैं जो मेल्ट कर रहे हैं, और वो ग्लोबल ओमिशन की वजह से, एंड वी आर द वन हु इज फेसिंग द एंटायर थिंग, ये पूरी दुनिया की वजह से। तो आई थिंक कि जितने भी ये हमें पाकिस्तान को ये अपनी
अपनी स्टोरी, अपना ये नैरेटिव दुनिया के सामने रखना चाहिए, और हम रख भी रहे हैं। और जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी गए हुए थे बिलावल साहब, ही वाज एबल टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ फंड्स। लेकिन देखिए 1 या 2 बिलियन की बात अब नहीं है, दिस इज मच मोर दैट इज रिक्वायर्ड। जो हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, इन लोगों को वापस लगाना, उनको वहाँ रखना, उनको उनके लिए दोबारा ये क्रॉप्स और जो चीज़ें हैं इनकी कल्टिवेशन करवाना। देखिए आपके कम से कम 10 लाख जो है ना जानवर बह के चले गए हैं। दैट मीन्स ओवर 4 to 5 लाख हाउस होल्ड अफेक्ट हुए हैं। तो आपने नॉर्मल इसको नॉर्मल और पंजाब के अलावा पूरा मुल्क डूबा हुआ है। ये जो हम नॉर्थ पंजाब जहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा तो तकरीबन पूरा मुल्क डूबा हुआ है। तो आई थिंक कि अगर दुनिया को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि उनकी चीज़ों की वजह से, उनके क्लाइमेट चेंज की जो वजूहात की वजह से पाकिस्तान बहुत बड़ा सफ़र कर चुका है। ये मुल्क ने पहले ही बड़ा सफ़र किया है, वॉर एंड टेरर में बड़ा सफ़र किया है, औरों की जंगों में हमने बड़ा सफ़र किया है। आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड शुड गेट टुगेदर। पाकिस्तान शुड portray the picture with the right colors. They should tell the right story. और जितना डोनेशंस और जितने पैसे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन दानियाल चौधरी साहब बात तो यही है ना कि आलमी सतह पर क्या पाकिस्तान का मुकदमा सही तौर पर लड़ा जा रहा है? मैं जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि मियां शहबाज शरीफ सही है, इसमें कोई शक नहीं कि वो गए, जगह जगह गए, हर जगह गए। लेकिन वो जब खिताब करते हैं, अभी गुज़िश्ता रोज उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने थोड़ी सी बात सैलाब पे की, लेकिन ज्यादातर बात उन्होंने सियासत के ऊपर की, इमरान खान के ऊपर बात की। क्या ये मौका है सियासत का? देखिए आपको नहीं, देखिए बात सुने, आपका कम्युनिकेट करने का एक फोरम है और एक तरीका है। जहां तक कम्युनिकेशंस की बात है, कल तकरीबन मोर देन 130 चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, 130 से ज्यादा चैनल्स, दुनिया के चैनल्स ने पाकिस्तान के फ्लड्स दिखाए, और लास्ट 3 दिन से दिखा रहे हैं। जो हमें रिपोर्ट मिली वो साथ साथ के पाकिस्तान की जो स्टोरी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो जिस तरह, फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह बता रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान की स्टोरी है वो दुनिया को बताई जा रही है। और इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि इसके बेहतर नताइज आएंगे, और आ भी रहे हैं। यूएई से आया है, सऊदी अरब से आया है, यूके से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है ये बहुत कम है, और इसको बेहतर होना चाहिए। और जहां तक हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल लोगों की, देखिए हर कोई यहाँ किसी पार्टी से बालातर होके, हर बंदा अपने हिम्मत में, अपने जोर में जितना है वो कर रहा है। जो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता है 10 कर रहा है, जो 1 करोड़ रुपया कर सकता है वो 1 करोड़ कर रहा है। और यहाँ तो मैंने एक इंतहा देखी कि वी वर कलेक्टिंग फंड्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर KPK, तो वहाँ बाइकिया जो बाइक्स वाले लोग हैं, जो दिन की 500-600 रुपया दिहाड़ी है, वो भी रुक रुक के 100-100 रुपया डाल रहे थे। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल के, जिनको शायद महीने की खाने पीने के लिए, बात ये है ना दानियाल चौधरी साहब, उन बाइकिया वालों के लिए आपने पेट्रोल भी तो इतना महंगा कर दिया ना। पेट्रोल के ऊपर आपने ये वक्त था लेवी लगा दिया, आपने लेवी इंक्रीज कर दिया। मैं इसके ऊपर आऊंगा, तफसीलन आपसे बात करूंगा, लेकिन हैदर जमान कुरैशी साहब आप ये बताएं। सर मैं आता हूं, मैं सेपरेटली आता हूं सर इसके ऊपर। मैं आपको एक सेकंड खाली नहीं, आपने ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देके चले गए, कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूं? देखिए ये हमने लेवी नहीं लगाई, इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा ना सर आपसे। जो 3 अरब की खातिर सर ये लेवी उन्होंने लगाई है, जिन्होंने $3 बिलियन के लिए ये रुक भी सकती थी ना, इतनी जल्दी क्या थी? 15 अगस्त तक तो आप 20 रुपए ले रहे थे ना सर, अब आपने एकदम 17 रुपए बढ़ा दिया। खैर बहरहाल इसके ऊपर मैं सेपरेटली आता हूं। दानियाल चौधरी साहब पूरा वक्त दूंगा, आज पाकिस्तान तबाही की वजह से इसलिए पहुंचा क्योंकि झूठ बोलते हैं, बार बार गलत बयानी करते हैं। ये जो रूबहू जो साइन करके हैं, पाकिस्तान को $3 अरब के लिए बेच के आए हैं, ये वही हम भुगत रहे हैं। चले मैं आता हूं इसके ऊपर सेपरेटली आता हूं मैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान में सैलाब के इशू को काफ़ी उजागर किया है। उनकी अपील पर $600 मिलियन से ज़ायद रकम भी जमा हुई है, लेकिन तासुर फिर भी यही है सर कि आलमी बरादरी को ये समझाना अभी भी ज़रूरी है कि ख़ित्ते में सुनामी के बाद सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान में आई है। इस हवाले से मज़ीद और क्या हो सकता है, क्या एफर्ट हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फवाद ज़ैदी साहब। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज़ की जो यूनिटी गवर्नमेंट है, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुल अनथक मेहनत कर रहे हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के ज़रिए वो पूरी दुनिया तक रीच आउट कर रहे हैं। और यही वजह है कि विद इन द वेरी फर्स्ट वीक जब फ्लड सिचुएशन हुई, तमाम डोनर्स से रब्ता हुआ, मुख्तलिफ ममालिक से उनके सफ़रा को पहले इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दी गई, और अभी परसों जब वो तमाम लोगों को सखर लेकर गए हैं तो आपने देखा कि जो पहले फ्लैश फ्लड अपील थी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल
से रब्ता करने के बाद $160 मिलियन का टारगेट था। तो जो सखर की विज़िट है उसके बाद जिन जिन मुल्कों ने पैसे दिए उन्होंने अपनी एड्स को और डबल कर दिया। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त जो है मेरी इत्तला के मुताबिक हम मल्टीलैटरल और जो बायलैटरल हमारे डेट्स हैं उसकी रीशेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है IMF का, उसके तहत हमें काम शुरू हो गया है कि हमें $1 अरब इजाफी मिल जाएंगे। इस वक्त तक जो नुकसानात का तखमीना है, जो फिज़िकल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो 10 से 12 अरब डॉलर है, लेकिन जो आपके GDP को नुकसान हुआ है वो कई 100 अरब डॉलर का हुआ है। ख़ुसूसन ज़राअत आपका GDP जो है 350 साढ़े 300 अरब डॉलर के बीच में है, जिसमें से 20% हिस्सा ज़राअत का है और ज़राअत का कम अज़ कम 50% से ज़्यादा जो है GDP डैमेज हो गया है। सिंध में कॉटन चली गई है, शुगर केन भी डैमेज हुई है, राइस की क्रॉप बुरी तरह हुई है और जिस तरह बात हुई कि सीड फर्टिलाइज़र ये चीज़ें देनी है, तो ये बहुत कंसिस्टेंट काम होगा। ये एक दिन का, एक माह का, 6 माह का, 1 साल का काम नहीं है। आपको कम अज़ कम 5 से 10 साल लगेंगे उस हालत में आने पे जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा था फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकनॉमिक लाइवलीहुड वाइज। आपकी जो सूबों में बिल्कुल इनहेलेट हो गए हैं, ना कोई डैम रहा है, ना पब्लिक हॉस्पिटल रहा है, ना स्कूल रहा है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तबाही बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इस तबाही गुजारिश करना चाहूँगा जी 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 दूसरी बात की, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को सुन रहा था। देखिए, अफवाज पाकिस्तान हो या सिविल आर्म फोर्सेस हो या हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तमाम लोग काम कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान बेहतर इक्विप्ड होती है बिकॉज दे आर डिफेंडर्स ऑफ द सॉइल, और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। और बड़ा अच्छा है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से वो फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, एहतियात भी इकट्ठे कर रहे हैं, कैंटोनमेंट्स में उन्होंने टेंट विलेजेस भी बनाई हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। आपने देखा कि IDPs की वापसी हो पीपल्स पार्टी के दौर में, सवात ऑपरेशन हो, ये कोऑर्डिनेशन से होना है। हमें इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि किस सियासतदान ने दिया, कल को कोई ये कहेगा कि किसी जज ने भी चंदा दिया या किसी फौजी ने भी दिया, हम सब लोग दे रहे हैं। सर ब्रेक का वक्त हो रहा है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब मुझे मुख्तसरन ये बता दें कि इमरान खान के साथ मिलकर काम क्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि लोग उन्हें डोनेशन देते हैं। जो टाइम सियासत और जलसों में जाया हो रहा है वो वफाक और सूबे मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए डेडिकेट कर सकते हैं ना। वो समझे नहीं सर, वो तो ये भी कहते हैं ना कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, उनको दावत तक नहीं देते। जी मेरी बात सुने, उनको दावत चाहिए, किसी चीज़ की दावत देनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ दावत दे भी देते। मुझे बताएं, कोई बंदा मर रहा हो तो दावत देनी पड़ती है कि मेरी कौम मर रही है, इसका हाथ बटाओ। आपके ताल्लुकात भी नहीं होते, आप घर चले जाते हैं, दुश्मन के भी घर चले जाते हैं। अगर उसके घर सैलाब आ जाए, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ है। बात तो ये है ना कि डिवाइड तो आप लोगों ने कर दिया ना, आप सब लोगों को बुला रहे हैं सर, एक दावतनामा उनको भी इरसाल कर देते, वो भी आपके साथ बैठ जाते आके। हमने कोई नहीं डिवाइड किया, उनको भी सोचना चाहिए। वो अपने अंदाज से करना चाहते हैं, वो चंदा इकट्ठा करने में और हड़प करने में दोनों में मास्टर हैं, तो वो चलें इकट्ठा कर लें, लगा दें, कोई भी करे। अभी अल खिदमत के दोस्त बात कर रहे थे, और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। सिंध चीफ मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक पोर्टल बन जाए और जहां जहां ओवरलैप ना हो, क्योंकि अभी बिल्कुल रिलीफ और रेस्क्यू में बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए टेम्पररी, और उसके बाद मेडिकेशन चाहिए। स्नेक बाइट है, एब्डोमिनल डिजीजेस हैं, और इन चीजों के ऊपर जब तक हम मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक एक मिलेंगे सर, तो फिर उस वक्त तक कोई फायदा नहीं हो सकता। मुझे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इमरान खान साहब की कि वो इतनी बड़ी आफत आई हुई है, लेकिन वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर बैठे हुए हैं, सियासत को भी तर्क नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपका कमेंट लूँगा, लेकिन आपके इल्म में है सर कि भारत से तिजारत की बातचीत भी चल रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भारत से तिजारत खोली जानी चाहिए, क्योंकि सैलाब में फसलें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। प्याज की सर कीमत 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है, टमाटर भी 300 से 400 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। क्या ये राइट टाइम है, भारत से तिजारत खोली जानी चाहिए सर? देखें, पहले अगर ये भारत की बात करते हैं, इशू ये है
कि बिल्कुल हमें अपने नेबर से जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। चाइना की मिसाल है, कितना ज़्यादा ट्रेड वो चाइना भारत से करता है, लेकिन साथ उनके अपनी नाराज वो जो एक लैंड प्रॉब्लम है वो हैं लद्दाख के ऊपर। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर है कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया ने जिस तरीके से 2019 में 5 अगस्त को ये 370 को 35A को रिवोक किया, उसको ख़त्म किया, कब्ज़ा कर लिया वहाँ के ऊपर। नौ अगर हमने बहुत एहतजाज किया, फिर पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है, उनका कोई शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट दफन करते हैं। बात यह कि अगर हम आज उनसे तजारत करें मीन्स कि हमने कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज़ द मेरी अपनी पर्सनल राय में ये कि उससे ये लगता है कि हमने कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सही। और इंडिया तो चाहता है कि हम उससे ताल्लुकात बिज़नेस के करें, फ़्लाइट्स हों, बाकी जो हमारा अमला काफ़ी कम है सफारती वो भी नॉर्मलाइज हो जाए, ताकि वो ये कह देखें पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीरियों को ये बड़ा हर्ट होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई पर्सनली फील कि अभी हमें इंडिया के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और जब तक वो साथ कश्मीर की जो हमारी कंडीशन थी कि अगर कश्मीर को वापस करें स्टेटस, देन वी आर रेडी टू टॉक। तो आई थिंक यहाँ हमें इस चीज़ के ऊपर अभी फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास ईरान है, अफ़गानिस्तान है, और मुल्कों से हम मंगवा सकते हैं, नेबरिंग कंट्री से जितना मंगवा लें। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के थ्रू ला सकते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू, देयर इज़ नो इशू। बट आई थिंक इसके ऊपर माई रिजर्वेशन पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर। और सेकंड बात आप कह रहे थे कि इमरान खान की, देखें बात ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई फील कि इस मौके पे किसी हालत में भी इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए। सही। और उनको चाहिए कि इस वक्त ही शुड बी इन KPK, ही शुड बी इन सिंध, ही शुड बी इन सदर्न पंजाब, और बलोचिस्तान में भी जाना चाहिए। व्हेन यू आर अ नेशनल लीडर देन गो एंड विजिट ऑल प्रोविंसेस। नंबर 2 बात ये है कि इस तरीके से जो ये अभी एक चार्टर की बात हुई जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी थी, दैट वाज अनफेयर। कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है, उनको ये चाहिए था कि कम से कम कॉल ज़रूर दे देते। आई नो कि ही वुड नॉट हैव अटेंडेड, बट देन मॉरल ग्राउंड पर आपकी हुकूमत होती, और इमरान खान साहब जो हैं वो लोअर मॉरल ग्राउंड के ऊपर, और किसी को ये कहने का मौका ना मिलता देखें इस मौके पे हमें नहीं बुलाया। ये मौके यही मौका था। हो सकता है APS की जब बच्चों की शहादत हुई थी उन्होंने धरना ख़त्म किया, एनी जॉइंट APC, और उन्होंने वो ख़त्म कर दिया था। लाइकवाइज ही माइट हैव डन इट। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सही है, सही है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ दानियाल चौधरी साहब से। दानियाल चौधरी साहब, क्यों आपने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया? एक तो ये चीज़ बताएं, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह भी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की थी, बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक सख्त तकरीर की है, चूँकि 2008 में भी हमने देखा था कि उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से भी बात की थी, सड़कों पर घसीटने की बात की थी, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। क्या ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में इस तरह की तबाही आई हुई है, आफत आई हुई है, तो इस तरह के सख्त अल्फाज उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे? आफत की जद में मुल्क, वज़ीर आज़म को ये बातें करनी चाहिए थी सर? देखें जी, आप लेट्स टॉक रियलिस्टिक। मुझे बताएं कि इनको फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, ये इस जमात को, कि इंटरनेशनल फॉक्स न्यूज़ पे इनके स्पोक्स पर्सन बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज भी करप्शन हो रही है, जो फंड्स मिल रहे हैं उनको सही यूटिलाइज नहीं हो रहे। आप अपने दुनिया को देखें, आपने अपना पहले PIA का पूरा भट्टा बैठा दिया अपनी एक गलत स्टेटमेंट से। आप ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, आपके बंदे बैठे हुए ये पूरे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सबटाज कर रहे थे, जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को और TV पे कहते रहे कि IMF के साथ क्या करेंगे। वो इमरान खान की जहनीत आपके सामने नहीं है। आपके ख्याल में इनको डज इट इवन मैटर टू हिम? दिस कंट्री, दिस नेशन, पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर ऑल स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ हिज ईगो। हिज ईगो इज वास्ट एंड मच बिगर देन द एंटायर थिंग। कि अपनी इनकी ईगो सेटिस्फाई। आज मुझे बताएं कि जो इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर को पिक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ये क्या सैलाब ज़दगान की जरूरत नहीं है ये ज्यादा? जब आपका आर्मी चीफ लोकल कॉन्वॉयज पे ट्रैवल कर रहा है, अपना हेलीकॉप्टर्स जो उन्होंने वहां भिजवाए हुए हैं, तो क्या हम छोटे हो जाते कि हम गाड़ी में आके चल जाते या कर लेते? लेकिन इनका दोहरा मयार है, इनकी झूठी बातें हैं, और इसी वजह से ये मुल्क आज यहाँ पहुंचा है। इसी वजह से आपके मुल्क की मैशत यहाँ पहुंची है। इसी वजह, इन झूठों की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हुआ है। और आज ये बातें कर रहे हैं, मुझे बात बताएं कि ये तो कहते थे कि हम मोदी से हाथ मिला देंगे लेकिन ऑपोजिशन से नहीं हाथ मिलाएंगे। ये कहते थे हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आज जो ऑपोजिशन इनको किस मुंह से बुलाए, हुकूमत किस मुंह से बुलाए और कहां बुलाए? देखें, ये आपका वो टाइम है
हैं जब आपके मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स खुद आते हैं, इनके स्टेक होल्डर्स दे कम फॉरवर्ड दमसेल्व्स कि मुझे बताएं इनके 2 सूबों में हुकूमत है और ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे, ये आने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके साथ क्या, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अवाम मरे जिए, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा लेके आए हैं। उस झूठे प्रोपेगेंडे को जितना ये इग्नाइट कर सकें ये करेंगे, उससे जितना फ़ायदा ले सकें। ये बेशक अफवाज का नुकसान हो, आपके मुल्की इदारों का नुकसान हो, आपने सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देनी है, आपने हाई कोर्ट को देनी है, इन हालात में उनका मौक़िफ़ है, खान साहब का मौक़िफ़ है, दानियाल चौधरी साहब, कि आप भी तो इन हालात में उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवा रहे हैं, आप भी कानूनदान हैं, आपके ख्याल में क्या कानूनी एक्शन लेने की बात दुरुस्त थी या दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है इन हालात में इमरान खान साहब के ऊपर से? नहीं, हम कहाँ बना रहे हैं, मुझे बताएं हम कौन से मुकदमे बना रहे हैं? ये कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर नहीं बना क्या गया? क्या आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये कोर्ट्स को जब जाके बुरा भला कहे, कोर्टों को आंखें दिखाएं और कहें हम तुम्हें उल्टा लटकाएंगे, तो मुझे बताएं कि फिर कोर्ट्स क्या करें? आप बताएं कि पहले ये करते नहीं रहे, पार्लियामेंट के सामने शलवारें और लटकाते रहे। और तो आप तो कानूनदान है ना, आप बताएं क्या उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है सर इस स्टेटमेंट के ऊपर? मुझे आप बात बताएं कि आप जब अपने मुल्की इदारों को थ्रेट कर रहे हैं, जब आप अपनी मुल्की इदारों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद ये केस फाइल किया गया है, तो अपने इदारों, जब आपका एक कोर्ट ये कह रहा है, तो गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, वी वर गिवन द डायरेक्शन टू टेक एक्शन एंड वी डिड। मुझे बात बताएं कि आज ये देखें ना, ये आज भी लोगों के साथ। और दूसरा मैं एक चीज आपको बात बताऊं कि हमने यहाँ इंडिया के साथ ट्रेड की बात की। देखिए हम कश्मीर का जब इश्यू हुआ तो इन्होंने क्या किया, इनकी आवाज तक नहीं निकली, बोले तक नहीं, सिवाय सरीना के बाहर घंटी एक लगा दी जो दिन और मिनट्स गिनने शुरू होगी, और क्या है। लेकिन मेरी राय ये है और कि देखें, ये डिसीजन जो है पाकिस्तान की आवाम को नजर में रख के, पाकिस्तान की इकोनॉमी में नजर में रख के ये डिसीजन लेना पड़ेगा और चाहेगा। और पाक अफवाज और पीडीएम के जितने भी लोग हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन। सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे और डिसीजन लिया जाएगा। ये नुकता आगे आपने कहा कि सब स्टेक होल्डर्स एक पॉइंट पर अगर मुत्तफिक हों तो फिर इसके ऊपर फैसला किया जा सकता है। हैदर जमान कुरैशी साहब, एक तो आप इसके ऊपर भी अपनी राय दे दीजिएगा कि ट्रेड होनी चाहिए और पाकिस्तान के मफाद में है, अगर पाकिस्तानी अवाम के मफाद में जिस तरह दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर कोई डिसीजन हो सकता है। और दूसरा, इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। सर, कौन उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है हैदर जमान कुरैशी साहब? देखिए फवाद, पहली बात तो ये है ट्रेड के ऊपर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतना मजबूर और लाचार हुआ है कि हमें भारत से ट्रेड करनी चाहिए, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी ब्लड एंड द एग्रेशन इन कश्मीर, और जिस तरह 370, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसकी एक लॉजिक है, जज्बात और आइडियोलॉजिकल इशू को अपनी जगह रखते हुए हमें वेजिटेबल्स, टोमेटोज़, अनियंस और कुछ लेंटिल्स चाहिए। ईरान आपके साथ बार्टर एग्रीमेंट्स आपके हैं, प्रेसिडेंट जरदारी के वक्त बार्टर एग्रीमेंट हुआ था। ईरान से और अफगानिस्तान से तो ट्रेड शुरू भी हो गई है सर उन्होंने जी, और अफगानिस्तान से भी है, वहाँ से सेंट्रल एशिया से हम ले सकते हैं। और उसके अलावा चाइना इतना बड़ा फूड बास्केट है, सारी दुनिया को चाइना का एग्रीकल्चर से फ्रूट भी जाता है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स जाती हैं, क्या क्या नहीं जाता। तो मैं नहीं समझता कि हम कोई इतने मजबूर और लाचार हुए हैं कि हम भारत की तरफ देखें। आप ये देखें कि उनकी तरफ से पाकिस्तान में कोई खैर सगाली का पैगाम आया है क्या? उनके किसी नेशनल लीडर ने, क्या उनके किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने, क्या उनके किसी सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खैर सगाली का इजहार किया है, कोई फंड रेजिंग की बात की है, कोई कंट्रीब्यूशन की ऑफ़र दी है? आप इमरान खान को तो कहते हैं कि उसको नहीं बुलाया APC पे, क्या वो मोदी जिसकी री इलेक्ट होने के लिए खान साहब दुआएं मांगते थे, क्या उसी से भी चंदा मांग लेते कि पाकिस्तान की आवाम जो है डूब रही है? तो हमें उस तरफ, हमें भारत की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। टिल सच टाइम हम हमारी अपने लोग, हमारी अपनी अफवाज, हमारी अपनी कौम, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ये की, बेहतर था अगर बुला लेते
तो ये होशदावा ना रहता और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उनकी सेकंड ईयर को देखें, हमें इस वक्त एक एज वन नेशन निकलना है। कुजा इसके कि उन्होंने IMF डील को सैबोटाज करने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान के एंटी स्टेट एक्ट किया। आप तो दहशतगर्दी की बात करते हैं, इससे बड़ा दहशतगर्दी मुल्क की इकॉनमी के साथ इकनॉमिक हिटमैन बन के जो खुदकुश बमबारी की गई शौकत तरीन के ज़रिए, इट्स अ वेरी सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए कि उन्होंने कौन सा मौका छोड़ा, उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम पे होना था। तो उनको अपने सियासी, लेकिन आपकी तो हुकूमत है ना हैदर ज़मान कुरैशी साहब, कोई कार्रवाई करेंगे आप शौकत तरीन साहब के ऊपर, KP के मिनिस्टर के ऊपर, पंजाब के मिनिस्टर के ऊपर? आपकी तो हुकूमत है ना सर, कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? और छोड़े सर, इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास जीने का तिनका सहारा नहीं है। हम केसेस बनाएं, हमारे पास एज प्रेसिडेंट जरदारी सेड, एज चेयरमैन बिलावल सेड, खुदा के लिए सब कुछ बाद में हो जाएगा, सियासत भी हो जाएगी, पॉइंट स्कोरिंग भी हो जाएगी। इस वक्त लेट्स बी वन यूनिट, वन नेशन, एंड हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। टाइम अपने अपने मुखय्यर हजरात, हर इंसान को अपना जो जैसे मदद कर सकता है उसको चैनलाइज करें और अपनी कंट्रीब्यूशन करें। ये इतनी बड़ी आफत है फवाद, आपको अंदाजा नहीं है कि ये हमें बरसों लग जाएंगे। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं, अंदाजा है 3 करोड़ आवाम तो अभी तक बेसरोसामानी के आलम में है। आपको अंदाजा नहीं है, कैमरे की आंख भी वो नहीं दिखा सकती, कैमरे की आंख भी वो नहीं दिखा सकती जो पानी की तह के नीचे है, और जो इकोनॉमिक मिजरी है, जो फूड सिक्योरिटी है चैलेंज हो गई है। तो खुदारा ये बाकी चीजें बिल्कुल छोड़ दें, कौन जलसे कर रहा है, कौन किसी को बुला रहा है। पॉइंट आ गया आपका हैदर ज़मान कुरैशी साहब ऑन द फ्लड सिचुएशन एंड रेज फंड्स। ठीक है हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पॉइंट आ गया आपका। ब्रिगेडियर साहब, आपके भी इल्म में है कि IMF प्रोग्राम पर पिछले हफ्ते क्या सियासत हुई है। शौकत तरीन साहब की ऑडियो टेप रिलीज़ हुई थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने मानना नहीं है इनकी वफाकी हुकूमत की बात, और कोशिश यही थी उनकी कि किसी तरीके से शायद IMF का प्रोग्राम ये बहाल ना हो। लेकिन आप समझते हैं कि झगड़ा साहब के ख़िलाफ़, शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ और जो लगारी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि असल तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ काम तो वो कर रहे थे, लेकिन उसका मकसद तो रियासत को नुकसान पहुँचाना था ना ब्रिगेडियर साहब? देखें, बिल्कुल गलत बात थी, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान का मसला हो, या पाकिस्तान की मायशत का मसला हो, या पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात हो, या खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने की बात हो, देन एवरीबडी शुड बी टुगेदर और अपने सर जोड़ के फ़ैसले करें मुत्तहिद होकर कि हमने क्या करना है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अभी इस वक्त ऐसे हालात बॉइलिंग अप हुए हुए हैं कि गवर्नमेंट हैज़ टू डिफ्यूज़ सिचुएशन। मैं बार बार कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर डायलॉग की ज़रूरत है, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, ये आपके सेनेट के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। समबडी शुड टेक इनिशिएटिव और इनको इनवाइट करें, बिठाएं, ताकि कम अज़ कम सियासी, मुआशी और जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल रिफॉर्म जो भी डिस्कस करना है, एटलीस्ट डिस्कस एंड फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि पाकिस्तान के लिए जो आइंदा मसाइल आ रहे हैं वो ना हो। ये बहुत बड़ा नेशनल क्लैमिटी है, वी कांट इमेजिन जो नुकसान हुआ है। और इसके लिए वजह ये है कि ये भी प्लान करें कि डैम कैसे बनाने हैं, छोटे छोटे वाटर कंजर्व करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ब्रिगेडियर साहब, जो हमेशा से कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। चूँकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मैं आखिर में महंगाई के ऊपर बात करूँगा। दानियाल चौधरी साहब, IMF से आपकी डील तो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का भी 50 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। सर, इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कुछ चीज़ है आपके पास? महंगाई किसी तरीके से कम हो सकती है? देखें, महंगाई का तो वाकई महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, और जिस तरह फूड इन्फ्लेशन, और शायद अभी आने वाले दिनों में अगर हमें प्रॉपर तरीके से फंड्स और चीज़ें ना मिले तो शायद और ज़्यादा हो। लेकिन हुकूमत इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन चीज़ों में कंट्रोल करेगी, इनको बेहतर करेगी। देखें, आज जो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, ये इमरान खान की 4 साल की कोताहियाँ हैं। आज पाकिस्तान जो सफ़र कर रहा है, ये $3 बिलियन की खातिर इस मुल्क को बेचना है। ये फॉरेन फंडिंग है जिसके पीछे ये छुपते रहे हैं, और जिसकी वजह जिसके लिए अपना मुल्क बेच चुके हैं। और इंशाल्लाह लेकिन इन कमिंग मंथ्स पाकिस्तान वापस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनेगा। इन
कमिंग मंथ्स पाकिस्तान की मैशत फिर बेहतर होगी, इंशाल्लाह डॉलर स्टेबलाइज होगा और महंगाई की शरह कम होगी और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में और ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कम वक्त रह गया, बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपका कमेंट और इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। सर, महंगाई के ऊपर आपका कमेंट, 27% तक महंगाई चली गई है, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सर क्या करेंगे आप, ताकि कम से कम आम आदमी वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो गुजार सके? 3 चीज़ें करनी है फवाद। एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने की है, 300 यूनिट का मतलब है 75% ऑफ द रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो है, 75% जो सारिफ है वो फ्यूल प्राइस के अजाब से बच जाएगा। ये बहुत बड़ा इकदाम है। दूसरा, 10,000 मेगावाट लगाने जा रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी बास्केट में जो कॉस्ट है वो 30% तक कम हो जाएगी। तीसरा, आपको एग्रीकल्चर को एक्स्ट्रा पैसा देना है, बैंकों के प्रेसिडेंट्स की गर्दन पे पाँव रख के आपको फंडिंग करानी होगी। SME इंडस्ट्री आपको साल 2 साल में रिजल्ट देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर आपको 3 महीने में बाउंस बैक कराएगा। और आपको इस वक्त फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि आपकी बहुत सारा वो चला गया है। तीसरी चीज ये कि आपको फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कट डाउन ऑल अननेसेसरी PSDP एक्सपेंस, ऑल अल्ले तल्ले जो फैसले मिस्टर इस्माइल इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से कर रहे हैं, आप उससे मुतमईन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? चूंकि जरदारी साहब कह चुके हैं कि हमसे भी राय ले लिया करें। देखिए, काफ़ी बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है और हमारे PML नवाज के दोस्त भी उनको बताते हैं और मैं समझता हूं कि उनके पास ये इस डील में इतना शायद मार्जिन नहीं था, लेकिन नाउ दैट ही हैज सिक्योर्ड दिस डील एंड ही हैज डन गुड वर्क, अब हमें रैपिडली, क्योंकि फ्लड्स की वजह से जो हम बाउंस बैक देख रहे थे इकोनॉमी का वो तो नहीं होगा, लेकिन हमें सिर्फ यानी जो फैसले कर रहे हैं आपका मुकम्मल एतमाद हासिल है, फूड कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। जी, जो फैसले कर रहे हैं आपका मुकम्मल एतमाद हासिल है उसके ऊपर? देखिए, जो फैसले हमसे शेयर किए गए हैं और हमारी अभी नॉलेज में है और कुछ आगे जो प्लानिंग हो रही है, बिल्कुल उनको एतमाद हासिल है। चलें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और हैदर ज़मान कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।